महादेव मित्रों। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सभी डेफिनेशंस देखे थे, हाँ है ना। सबसे पहले मुझे डेफिनेशंस चाहिए कि कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे। सबसे पहला डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था ऑफर का, जो था 2 सबसेक्शन नंबर काय में, बोले एक बार ए में। और ऑफर का डेफिनेशन क्या था? वाह 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 वाह। ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ कि ऐसे बुक ऐसे पड़ी थी टेबल पे, हवा चली, गलती से रजिस्टर ऐसा खुल गया एकदम से और वो डेफिनेशन वाला ही पेज खुला, ओ शिट, फिर तुम ऐसे ऐसे पैर लड़खड़ा के एकदम गिर गए टेबल पे और एकदम सामने बुक ही थी और डेफिनेशन का पेज ओपन था, ओ शिट मैंने पढ़ लिया गलती से और मुझे गलती से याद भी हो गया। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? खुद होके तो तुम करने नहीं वाले, अब ओनली प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग इज दिस वन। अच्छा, गिरने के बाद नींद आ गई क्या? तो बुक के ऊपर सो गया मैं। अच्छी बात है, ऐसा गिरने के बाद में ना कुछ जगह पे नींद नहीं आए तो बेटर रहता है। बताना जरूरी है, नहीं तो कैसे गलत जगह पे नींद आ जाए ना गिरने के बाद, तो जिंदगी बहुत बेकार हो सकती है। तो कृपया ले अभी 2 मिनट और पढ़े कल के डेफिनेशंस को प्लीज। कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो फास्ट रीड इट आउट। इकडे उजेड येतोय त्याच्यावर प्रोजेक्टर, इकडे ना। रीड करना है, रीड करना है, आप उधर ध्यान मत दो, आप पढ़ने में ध्यान दो। कोणत्या खिडकीचा येतोय किंवा कोणत्या जागेचा येतोय बघ एकदा, आणि याच वेळेस होतो स्पेसिफिकली। आपका ध्यान सभी डेफिनेशंस पढ़ने पे होना चाहिए। मला असं वाटतं त्या दोन्ही बंद आहे, इकडल्या 2 पैकी येत असेल। कौन सा वाला है? वही है कि कंफर्म? चलो रीड करो। ब्र पढ़ना है। सबने रीड करना है। हाँ, रीड करना हो गया सबका?
गाइस डन एवरीबॉडी, यस और नो? चलो गुड। सो मुझे एक एक बोलो, ऑफर का डेफिनेशन क्या है बच्चों? अच्छा, ऑफर का सेक्शन नंबर कौन सा है? 2 सबसेक्शन नंबर ए। क्या है डेफिनेशन? इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। ऑफरर प्रपोजर प्लस willingness to do something or abstain from doing something plus expectation कि सामने वाला पर्सन assent देगा, that is called offer. What is acceptance? ऑफरी जो है या फिर प्रोमिसी जो है, ऑफरर के एक्सपेक्टेशन को असेंड देता है टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस। याद है? फिर उसके बाद में प्रॉमिस और प्रॉमिसी तो हमने नॉर्मल देखा था, कंसिडरेशन हमने सबसे एंड में देखा था। व्हाट इज एग्रीमेंट? इट इज अ प्रॉमिस and set of promises forming consideration for each other, it is called as agreement. क्लियर है? तो उसमें एक से ज्यादा promises भी हो सकते हैं। तो हमने इक्वेशन देखा था, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसके अंदर हमने देखा था लॉफुल का मतलब दो चीजें होती है, एक तो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रोसेस लीगल अज्यूम्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अज्यूम। साथ में लीगल ऑब्जेक्ट लीगल कंसिडरेशन है, तो हम साथ में ये एडअप करेंगे कि ये पॉसिबल भी होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? पॉसिबल। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले, यस और नो? ओके। कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हमने देखा था कोई और डेफिनेशन, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने देखा था एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो हमने इसके 3 रीजंस देखे थे। कौन कौन से रीजंस थे? पहला इलीगल, दूसरा इम्पॉसिबल और तीसरा सोशल एग्रीमेंट्स। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो? कल क्लास के बाद फिर कुछ बच्चे आए थे मुझे मारने के लिए, बोले सर सर सर्टेनिटी अगर नहीं है तो वो भी तो वॉइड होता है। एग्रीमेंट अगर सर्टन नहीं है तो वो भी तो वॉइड होता है। अरे बोलो ना हाँ है ना? एग्रीमेंट सर्टन नहीं है तो वो पहली बात तो एग्रीमेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है? वॉइड तो बात की बात आएगी ना। वॉइड तो हम उन्हें कहते हैं जो एग्रीमेंट बन चुके हैं पर एग्जीक्यूटेबल नहीं है, पर सर्टन ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल, नाम बोलो। तनिष। नाम बोलो। कार्तिक। तन्या ने कार्त्या से तन्या ने कार्त्या से कॉन्ट्रैक्ट किया ऑयल बेचने का। कौन सा ऑयल? किस बात के लिए? वी नेवर नो, it can be for multiple usage also. तो in that situation unless and until अच्छा कितना ऑयल? 1 बॉटल, 1 गैलन। ठीक है? so it can be for multiple things, multiple usage, multiple variables are there which are not certain. In such a situation we will say that agreement is not even there. certainty नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है। वॉइड तो बात की बात है ना बेटा। ठीक है? certainty नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं। इज इट वेरी क्लियर? पत्र घटनाएं काल्पनिक। ठीक है? गुस्से से दिख रहा हो मेरे को, तुम बाहर मिलो बोलते बता था मैं तुमको। चलो यहां तक समझ में आया सबको? जोर से बोलो सर नो। चलो रजिस्टर में अगला हेडिंग डालिए, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार लास्ट लेक्चर वापस से देखिए निकिता बेटा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है? ओके। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग डाला। डू यू नो व्हाट डू मीन बाय इसेंशियल? व्हाट इज इसेंशियल फॉर यू राइट नाउ? व्हाट डू यू मीन बाय इसेंशियल? यूजफुलनेस? नेसेसिटी? Okay, what is necessity for you right now? What are your basic necessities? Food, cloth, shelter, mobile, Wi-Fi. अच्छा, बुक्स क्या? किस बात के लिए? जिम मारने के लिए पढ़ते तो है नियम। So, what are the essentials? Okay, essential का मतलब होता है बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। सो व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, टू क्रिएट क्या बोले एक बार? कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कौन से एसेंशियल्स है? हैव यू हर्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम? कितने होते हैं एसेंशियल्स? बोलो कितने, छोड़ दो, कौन से होते हैं? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने, क्या होना चाहिए? देयर शुड बी टू पार्टीज, दो लोग तो मिनिमम चाहिए ना भाई, बिना दो लोगों के हो सकता है क्या कोई? दो मिनिमम। ओके, पॉइंट नंबर 2, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ओके, इलीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है क्या? नहीं, इलीगल रहा तो इट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, आज कल ही देखा था अपन ने, हाँ है ना। तीसरा कंसेंसस एडेडम, कंसेंसस एडेडम सुना है? मीटिंग ऑफ माइंड, एक पार्टी मन में कुछ और सोच रही है, दूसरी पार्टी मन में कुछ और सोच रही है और चाहते हैं एग्रीमेंट करे। जैसे कार्टा ने टन्या से कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऑयल बेचेगा ना, टन्या इज इमेजिनिंग क्रूड ऑयल, कार्टा इज इमेजिनिंग हेयर ऑयल, तो एग्रीमेंट हो पाएगा क्या? जोर से बोले एक बार, नहीं। तो कंसेंसस एडम। नेक्स्ट, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, देयर शुड बी फ्री कंसेंट, क्या होना चाहिए? फ्री का। व्हाट इज फ्री कंसेंट? दोनों ने अपने मर्जी से कंसेंट देना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ऐसा नहीं कोई जोर जबरदस्ती से कंसेंट दिया या फ्रॉड वगैरह से कंसेंट लिया। क्लियर है? और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, एग्रीमेंट इंपॉसिबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और सर्टेनिटी टू परफॉर्म ऑब्वियसली, और पार्टीज कंपिटेंट होने चाहिए, माइनर नहीं चलेगा, अनसाउंड नहीं चलेगा। राइट? यस और नो? और बस ना, कितना और करोगे जीवन में? ठीक है, इतने बोले, इतने भी अगर आप बोल सकते हो तो ठीक है, पर अब इनको लिखना कैसे है इज अ मेन क्वेश्चन। इज इट यस और नो? तो अब मैं एक एक लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है, लीजिएगा। पॉइंट नंबर, सब हेडिंग नंबर 1, मिनिमम टू पार्टीज। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम टू पार्टीज। मिनिमम टू पार्टीज, उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड, a contract cannot be executed by a person with himself. Contract cannot be executed by a person with himself. A person with क्या बोले एक बार उसे? himself. Point number 2, it requires minimum two parties. It requires minimum two parties. It requires minimum two parties. Either natural or artificial. Either natural or artificial. इधर नेचुरल और क्या बोले एक बार उसे? आर्टिफिशियल। लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर 3, such a two parties must be competent to contract. Such two parties must be competent to contract. Such two parties must be competent to contract. Full stop. लिख लिया सबने? ओके, अब ये जो टू पार्टी वाला इसेंशियल है कि मिनिमम टू पार्टीज रिक्वायर्ड है, मिनिमम टू पार्टीज की जरूरत है, ये एक्चुअली सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इसेंशियल्स मेंशन किए उसके अंदर नहीं आता। ठीक है, दीज आर द कस्टमरी इसेंशियल। मतलब अगर आप समझो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देर आर टू टाइप्स ऑफ इसेंशियल्स। कितने टाइप के इसेंशियल है? दो। एक जो सेक्शन 10 में बोले हैं कि भैया इतने इसेंशियल है ही है, और एक जो सेक्शन 10 में बोले नहीं है बट जो कस्टमरी, मतलब इतने सालों से कॉन्ट्रैक्ट करते 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 लोगों ने मान लिया कि ये इसेंशियल तो होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं वो दोनों इसेंशियल आपके सामने ओपन कर रहा हूं, और वो मैं एज अ आपके सामने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से ओपन कर रहा हूं। किसके हिसाब से ओपन कर रहा हूं बोले एक बार? ICI मॉड्यूल। तो बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आ जाइए।
दिख रहा है सबको? ओके। सो अभी अगर आप देखो मॉड्यूल के अंदर आईसीआई का मॉड्यूल खोल के देखा, काला गोरा कैसा है? अच्छा, आया ही नहीं क्या? अच्छा, एक इंटरनेट नाम की चीज होती है, पता है? उससे सिर्फ वीडियो और फोटोज ही डाउनलोड नहीं होते, नोट्स वगैरह भी होती है, और खास करके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो होता ही है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर मॉड्यूल दिया है, आया नहीं है ये कोई रीजन नहीं है बच्चों, अपन ने थोड़ा इंथुसियास्टिक बनना चाहिए ना, है ना? और मॉड्यूल आने की राह क्यों देखनी है? तो मॉड्यूल डाउनलोड करो, किसी जेरोक्स वाले के पास उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके जाओ, प्रिंट करवा लो, तुमको उतने पैसे भी नहीं लगेंगे, सस्ते में मॉड्यूल आ जाएगा। और नीचे एक एंटरप्राइज वाले तो मॉड्यूल लेके बैठा है जिंदगी के अंदर। हाँ, तो मजाक समझ रहे हो तुम जिंदगी में? जाओ उसको पूछो, बोलना फाउंडेशन का मॉड्यूल चाहिए, ये शाम तक के तो सब मॉड्यूल प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, थोड़ा अपनी ऑब्जेक्ट्स के लिए एंथुसियास्टिक बनो। आया नहीं आएंगे तो हम देखेंगे, दिस वे ऑफ वर्किंग। हाँ, क्या चाहिए? 500 रुपए में किसकी? एक एक की? एक एंटरप्राइज वाले को उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, क्लासेस में जितने बच्चे आते हैं सब वही जाते हैं। ठीक है, ओके। एक ही मतलब उसकी मार्केटिंग वगैरह सच नहीं है, बट इट्स लाइक, जाने दो, मैं खुद भी बोलूंगा तो कोई सेंस नहीं होता इसका। पढ़ाई की तरफ ध्यान देते, लेट्स गो। अरे सी अंडरस्टैंड, यू आर इन फाउंडेशन, फाइनल तक के जब जाओगे ना आपको समझ में आएगा, बिना किसी जेरोक्स के या बिना किसी बुक्स को जेरोक्स किए तुम्हारा सीए बनना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सीए बनने के लिए तुमको ये सब चीज़ें, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के लिए रुको रहोगे, किसी के नोट्स के लिए रुको रहोगे तो हो गए तुम सीए। ठीक है, तुमको खुद होके एंथुसियास्टिक बनना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वेबसाइट के ऊपर लॉन्च हो गया, बात खत्म। खुद ने डाउनलोड करने का, उसको देने का, बोलना जेरोक्स करके दे मेरे को फटाफट फटाफट, वो हाफ प्राइस के अंदर आपको पॉसिबली जेरोक्स करके दे सकता है पूरा, डन 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 डन। तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके पास अभी अवेलेबल भी होगा फॉर दैट मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं इट्स फॉर ओनली। और मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, मैं जब से सीए कर रहा हूँ तब से मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है, मैं जब से सीए कर रहा हूँ, हम इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब सीए किया करते थे, इंदुला ये तो प्रेस्टीज पॉइंट था ही नहीं, उसका शॉप तब से है, एंड ही इज एक्सपर्ट इन ऑल द मैटर्स। उनको जो कोई नोट्स किधर नहीं मिलेंगे उसके पास जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, यू जस्ट आस्क हिम, एंड दैट्स फॉर दैट, उसको पता है। पर ये डेस्परेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए चीज़ों को क्रिएट करने का। मॉड्यूल के लिए ऑर्डर दे दिया, आएगा, दिस इज हाउ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वेरी सॉरी टू से दिस, बट दिस इज नॉट इट्स हाउ गोइंग टू वर्क। तुम्हारे अंदर आग रहनी चाहिए कि अच्छा मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का रिलीज हो गया, नए सिलेबस का है क्या, पहला सॉफ्ट कॉपी मेरे पास चाहिए। एंड भाई सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर, तुम्हारे मोबाइल से, मल्टीमीडिया फ़ोन से करो डाउनलोड। हम वो 6030 के फ़ोन के अंदर जो नोकिया आते थे उसके अंदर क्या क्या डाउनलोड करके रखते थे जिंदगी के अंदर, उसमें वीडियो नहीं चलते थे, पर लेट मी टेल यू। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके अंदर भी ऑडियो क्लिपिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का रिवीजन वगैरह सुनने के, वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड करते थे। तुम्हारे पास तो टेक्नोलॉजी है, यू मस्ट रन फास्टर। कैसी? चलो स्टार्ट करते हैं ना। सो यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन दिया है एज पर आईसीआई मॉड्यूल, एज पर सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से वर्क करने वाले इसेंशियल, सेक्शन 10 में जो इसेंशियल्स दिए हैं वो, और जो सेक्शन 10 के बाहर के इसेंशियल्स है वो। अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 में कौन से इसेंशियल्स दिए हैं, कि कौन से इसेंशियल्स है जो सेक्शन 10 के हिसाब से एग्री करने हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट शुड बी देयर, फ्री कंसेंट शुड बी देयर। ये सेक्शन 10 में लिखे हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ साथ में एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए एज पर पब्लिक पॉलिसी, जिनको एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 10 में बोले हैं, लेफ्ट साइड वाले ये सेक्शन 10 में बोले हैं। पर कस्टमरीली लोगों ने एक्सेप्ट किए हुए कितने एसेंशियल्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा टू पार्टीज। अब ये टू पार्टीज सेक्शन 10 में कहीं लिखा नहीं है, बट दिस इज कस्टमरी। कस्टमरी मतलब लोगों ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्ट किया है कि मिनिमम दो पार्टीज तो चाहिए। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो पार्टी चाहिए, दिस इज अजम्पशन। क्लियर है? दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, दोनों पार्टीज कंसेंसस एडेडम में रहना चाहिए कि भाई साहब हम एक दूसरे के साथ में कोई लीगल रिलेशन बनाएंगे, दिस इज ओनली अ कंसेंसस एडेडम। क्लियर है? तीसरा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक कोरे कागज के ऊपर लिख के तो होगा नहीं। अरे बोलो ना हाँ या ना,
आपको बॉन्ड पेपर लाना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, वकील से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, स्टैंपिंग होगा और फिर ही जाके एग्रीमेंट होगा। ये भी तो चीजें इसेंशियल है ना भाई। कोरे कागज के ऊपर तुमने लिखा मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, इसने लिखा हाँ मैं करना चाहता हूं, तो क्या एग्रीमेंट हो जाएगा? कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ केस करने के लिए, खड़े भी नहीं करेंगे, बोले हाँ यहां से। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इसलिए फॉर्मेलिटीज एसेंशियल। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग। हम जो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टन, ये भी कहीं लिखा नहीं होता। सबसे आखिरी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब 5 ऐसे इसेंशियल्स है जो इसेंशियल्स कहीं लिखे नहीं है, कस्टमरी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग मानते आ रहे हैं, हमको भी मानने हैं। ठीक है, हमको मानने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके सिवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और 6 ऐसे इसेंशियल्स है जो सेक्शन नंबर 10 में बोले, टोटल 11। टोटल कितने बोले एक बार? 11। अब मैं आपको जो लिखवा के दे रहा हूं, मैं सभी लिखवा के दे रहा हूं, पर सभी इसेंशियल्स मैं इस हिसाब से लिखवा के दे रहा हूं कि किस प्रकार से सीरीज ऑफ एग्रीमेंट क्रिएट होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले 2 पार्टीज बोला, फिर 2 पार्टीज के बाद में आई विल टेल यू कि भैया फ्री कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का। दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होगा तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होगा। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होगा तो उसके बाद में कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद में हम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे कि एग्रीमेंट हो सकता है और क्या एग्रीमेंट का कंसिडरेशन लॉफुल और ऑब्जेक्ट लॉफुल है क्या। सो आई एम गोइंग इनटू अ सीरीज और अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस फॉर्म में एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो अब आपने जो हेडिंग डाला ना 2 पार्टीज, उसके ऊपर आपने कहीं ब्रैकेट के ऊपर लिखना चाहिए दिस इज कस्टमरी, दिस इसेंशियली इज कस्टमरी। कस्टमरी मतलब रियलिस्टिकली चाहिए, दिस इसेंशियल इज कस्टमरी, कि रियलिस्टिकली एसेंशियल होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर नो। ओके, अब उसके अंदर उसी इसेंशियल में नेक्स्ट वाला केस ऐड कीजिएगा, नेक्स्ट वाला पॉइंट ऐड कीजिएगा, सेम इसेंशियल में 2 पार्टीज में ही नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 4th। जोर से बोलो सर नो। उसके अंदर लिखना, अब इंस्टीट्यूट ने मस्त केस दिया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी। व्हेन ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। When on a dissolution of the partnership, the assets of the firm were divided among the parties, the sales tax officer wanted a tax this transaction. It was held that it is not possible, the parties being a joint owner of those assets and cannot both buyer and केवल एक बार उसे seller। बोले जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, अब आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में हो सकता है कुछ ना पता हो, पर बात को समझिएगा। जब बोले पार्टनरशिप फर्म के असेट डिसॉल्व हो रहे थे और असेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म टूट गई, असेट जो थे फर्म के अंदर बैलेंस शीट के अंदर वो 2 पार्टनर में डिवाइड किए जा रहे थे। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जो था वो बोला दिस इज अ सेल ऑफ असेट। उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट को क्या बोलना चाहा? सेल ऑफ असेट। जोर से बोलो क्या बोलना चाहा? सेल। और उससे सेल ऑफ असेट बोलते हुए इसके ऊपर एक्साइज वैट लगाने की कोशिश की या सेल्स टैक्स लगाने की कोशिश की। मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट अमॉन्ग द पार्टनर्स ये सेल है या इट इज जस्ट डिविजन ऑफ असेट? तो क्या इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां 2 पार्टीज है ही नहीं बाय और सेल के लिए। बाय और सेल के लिए कोई पार्टी है क्या यहां पे? नहीं। पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई, 2 पार्टनर अपने अपने असेट्स ले रहे, देयर इज नो बायर नो सेलर। तो ऐसे सिचुएशन में देयर आर नो 2 पार्टीज, सो देयर इज नो एग्रीमेंट, सो देयर इज नो सेल, एंड एज देयर इज नो सेल देयर इज नो सेल्स टैक्स। क्लियर है सर? अब ये केस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दिस केस शुड नॉट बी प्रेजेंट हियर। इसको आपने थोड़ा सा आगे देना चाहिए था, प्रोबेबली पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वहां पे भी पढ़ाया जा सकता था। पर अब यहां दिया है तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगा कि आप एग्जाम में जब लिखने जाओ तो ये लिखो भाई, तो लिखो। ऑप्शन क्या है अपने पास? तो इंस्टीट्यूट ने बोला है, मानना पड़ेगा। यस और नो? मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर करे क्या? मेरे को बताओ, दर्शन खरे मार्क्स देने वाला है क्या? दर्शन खरे पागल है, ठीक है? मार्क्स देगा आईसीआई, तो जय आईसीआई। क्या बोलो सब जन एक बार, जय आईसीआई। समझ में आ रहा है सबको? लिखना पॉइंट नंबर 4। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी, in the case of state of Gujarat versus Ramlal S and company, Ramlal S and company, the assets of a firm, the assets of a firm divided in the partners, the assets of the firm divided in the partners after a dissolution,
divide in the partners after a dissolution. This is not a valid sale. This is not a valid sale, as there are no two parties. As there are no two parties. As there are no two parties. लिख लिया सबने? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट वाला अगला हेडिंग डालिएगा, पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन. पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन. नेक्स्ट हेडिंग, पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन. पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कंसेंसस एड एडम. लिख लिया सबने? उसके अंदर लिखिएगा पॉइंट नंबर 1. अच्छा, ये पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, ये कस्टमरी है या सेक्शन 10 में बोला है? कस्टमरी है, सेक्शन 10 में बोला है. हमने अभी अभी देखा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन कंसेंसस एडेड इज आउट ऑफ सेक्शन नंबर 10. तो वहां पे भी लिख के रखे कस्टमरी. ठीक है, कस्टमरी मतलब ये सेक्शन 10 वाला नहीं है. पॉइंट नंबर 1, देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स. Point number 1, there should be meeting of minds. There should be meeting of minds between the parties. There should be meeting of minds between the parties. Between the parties. And they shall agree. And they shall agree. They shall agree on one single point. They shall agree on one single point to create a contract. They shall agree on one single point to create a contract. लिख लिया सबने? Point number 2. Both the parties have intention. Both the parties have intention. Both the parties shall have intention to create a legal relation. To create a legal relation with each other. लीगल रिलेशन विथ ईच अदर. फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 3, मुझे तो लीगल रिलेशन होना चाहिए, सोशल रिलेशन चलेगा क्या? लीगल होना चाहिए, सोशल चलेगा क्या? नहीं. तो लिखना द रिलेशन मस्ट बी लीगल एंड नॉट सोशल. द रिलेशन मस्ट बी लीगल एंड नॉट सोशल. रिलेशन मस्ट बी लीगल एंड नॉट सोशल. रिलेशन मस्ट बी लीगल एंड नॉट सोशल. ब्रैकेट में बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. बोर्ड के ऊपर केस है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. नीचे एग्जाम्पल लिखना उसी में. वाइफ आस्क्ड फॉर द गिफ्ट एंड मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड. वाइफ आस्क्ड फॉर गिफ्ट एंड मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड. गिफ्ट एंड मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड. फुल स्टॉप. उसी में कंटिन्यू. हस्बैंड प्रॉमिस टू पे. हस्बैंड प्रॉमिस टू पे. हस्बैंड ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं पे करूंगा, तो मुझे बताओ पे करना जरूरी है? नहीं कि हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं. हस्बैंड ने वाइफ को बोला बर्थडे के दिन मैं तेरे को सोने का नेकलेस देगा, तो देना कंपलसरी है? बिकॉज इट इज अ कौन सा रिलेशन बोले एक बार? सोशल. इज इट वेरी क्लियर? हस्बैंड प्रॉमिस टू पे. फुल स्टॉप. आगे कंटिन्यू. वाइफ कैन नॉट रिकवर द सेम. वाइफ cannot recover the same as it is social relation. As it is a social relation.
फुल स्टॉप। और फिर तुम्हारी दुखती रग के ऊपर हाथ रखते हुए इंस्टीट्यूट ने एक केस दिया है। केस मतलब एग्जाम्पल, मतलब कितना कितना खतरनाक हो सकता है इंस्टीट्यूट, देखना। मिस्टर लेखपाल, लेखापाल समझते हो? लेखापाल क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी में लेखापाल कहते हैं। सनदी लेखापाल, क्या कहते हैं? सनदी लेखापाल मतलब अकाउंटेंट, सनदी मतलब जिसके पास सनद है, सर्टिफिकेट है। क्लियर है? सर्टिफाइड अकाउंटेंट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सनदी, ब्लू टिक नो रिप्लाई। सनदी लेखापाल, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मिस्टर लेखापाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ हिज सन पासेस सीए एग्जाम। कितना कमीना हो सकता है ना इंस्टीट्यूट, ठीक है? ऑन पासिंग एग्जाम सन क्लेम्स द मनी, हियर द सन कुड नॉट रिकवर एनी एज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। ए खुदा कट गया। समझ में आया? तो इंस्टीट्यूट ऐसे मजे ले लेती है तुम्हारे कभी कभी, ठीक है? एक और एग्जांपल, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन ही मस्ट पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स विद इन 30 डेज। हियर हे A intended to create a legal relation with B, hence the same is a contract. On failure of B making the payment due, A can sue him. क्लियर है आंसर? सो लीगल रिलेशन बनना जरूरी है। चलो थर्ड लिखना, थर्ड हेडिंग, थर्ड अदर फॉर्मेलिटीज। अदर फॉर्मेलिटीज, उसके अंदर लिखना अदर फॉर्मेलिटीज। पॉइंट नंबर 1, अच्छा ये भी कस्टमरी है। हाँ, हम मेनली कस्टमरी वाले लिख रहे हैं पहले, बिकॉज बच्चों के ऊपर तो अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स है, ठीक है? जो सेक्शन 10 में दिए उसके ऊपर तो पूरे चैप्टर्स ही चैप्टर्स है। क्लियर है कंसेप्ट? तो अदर फॉर्मेलिटीज कस्टमरी लिखना, उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। ओरल चलेगा क्या? ओरल चलेगा क्या? स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड? अरे अच्छा सोचो रे, इससे कुछ कुछ तो इतने बेकार लोग हैं ना, ओरल चलेगा? नालायक। सो स्पोकन चलेगा कॉन्ट्रैक्ट? जोर से बोलो, चलेगा क्या? हाँ या ना? कैसे प्रूव करोगे? कोर्ट में बोल के प्रूव करोगे क्या कि इसने मेरे को बोला था, अभी ये बोलने से मुंह कर रहा है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड और नॉट? वैलिड है? एग्जाम्पल दो। रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले का कॉन्ट्रैक्ट है? पक्का? कंफर्म? ऑटो रिक्शा वाले को कॉन्ट्रैक्ट होता है? कैसे प्रूव करोगे ऑटो रिक्शा को कॉन्ट्रैक्ट था? कोर्ट में समझो केस हो गया कि तुमने ये रिक्शे वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया, कैसे प्रूव करोगे? रिकॉर्ड के ऊपर। काय का रिकॉर्ड? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंस्टीट्यूट ने ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड किए हैं, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स बोला, इसका मतलब ये नहीं वो वैलिड होते हैं। फर्स्ट थिंग, 99% ऑफ स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटरटेन ही नहीं किया जाता कोर्ट ऑफ लॉ में। ये इनके बोलने की बात है, ये पागल लोग हैं। इसके पहले अपन ने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 1000 बार देखा है पागल लेकर के। कंसेप्ट समझ में आया? तो इनके बोली हुई बात के ऊपर यकीन मत करो। हाँ, रही बात मार्क्स कमाने की, तो जय ऐसी है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज कि स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स ये कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े भी नहीं करते। क्लियर है? दे नेवर एंटरटेन। ऐसा कभी गलती से तुमने केस कर दिया ना कोर्ट ऑफ लॉ में कि इसने मेरे को बोला था पर इसने नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर केस कर रहा हूं, कोर्ट बोलेगा हमारा दिमाग मत खराब करो और समय तो बिल्कुल बर्बाद मत करो। दोनों जो बोलना है एक दूसरे के साथ खेलना है, खेलते बैठो, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले बड़े सर नो। तो लिखना द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। अब मेरी मजबूरी है ये मैं लिखवा रहा हूं दिल पे पत्थर रख के, और इट कैन बी स्पोकन, और इट कैन बी स्पोकन।
अब इसके ऊपर उन्होंने नमक मिर्च छिड़काया। हाँ, मतलब कितना कमीना होना इंस्टीट्यूट ने, देखना। As a legal effect, there is no difference between a written contract and a contract made with a word of mouth. कितने बेकार हो सकते हैं ना। अच्छा, इसको खड़ा करो, इसको पूछो, हाँ बता ओरल कॉन्ट्रैक्ट का एक आधा एग्जाम्पल, वो नहीं बोल पाएगा जीवन में। हाई, अरे होते ही नहीं है तो कहां से बोलेगा। पर मार्क्स तो लिखो। पॉइंट नंबर 2, there is no legal difference between a written and spoken contract. There is no legal difference between written and spoken contract. ठीक है, there is no legal difference between written and spoken contract. लिखा सबने? अब सुनना, हाँ, अब मजे देखना कि नशा जब उतरता है तो क्या होता है, सस्ता नशा जब उतरता है तो क्या होता है। अगला सेंटेंस पढ़ो, हाँ सब जन साथ में। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न। सोचना पड़ता है कौन सी गाली दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, सीरियस, अब बच्चे को सीरियसली अगर कंसल्ट करना है किसी को, समझो तुमको तुम्हारे वो रिलेटिव ने पूछा, कोई रिलेटिव वो सेम वाला जो पूछता है कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, तो उसने गलती से तुमको कभी पूछ लिया जीवन में कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में ना ये बंदे ने मेरे को ये बोला था, मैंने उसको ये बोला था, वैलिड है क्या बता न रे, तू सीए कर रहा है ना, बताना। ठीक है, अब तुमने क्या कंसल्ट करके बोलना चाहिए? नहीं, तुमने क्या बोलना चाहिए? रिटर्न स्पोकन दोनों वैलिड है, लीगली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए। जो इन्होंने बोला सेम। दूसरी बार सवाल पूछेगा क्या तुमसे? कुछ हुआ अभी? पक्का लाइट जा रही थी, ऐसा कुछ हुआ? मेरे को लगा मेरे को ही कुछ हो रहा है। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रिलेटिव ने तुमको अगर सवाल पूछा कि भाई ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या, तो क्या बोलोगे? हाँ, नहीं पहले हाँ, फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फॉर योर इंटरेस्ट इट शुड बी रिटन। मुझे बताओ, वापस से कंसल्टेंसी लेने आएगा तुमसे कोई? लिखो थर्ड पॉइंट, जय आईसीआई। चलने दो। बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, but for the interest of the parties and to make it legally enforceable, but for the interest of the parties and to make a contract legally enforceable, and to make a contract legally enforceable, it must be in the writing. Legally enforceable, it must be in the writing. Full stop. ओके, लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। अच्छा, मुझे एक अब बात बताओ, इन्होंने इतना जोर जोर से बोला ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, एक तो एग्जांपल देना चाहिए ना नीचे? एक भी नहीं है, सभी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल देके रखे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये चीज़ को आपने बहुत अच्छे से याद रखना कि 99.99% केसेस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट स्टैंड ही नहीं करवाता। बहुत ज़्यादा अगर एविडेंस स्ट्रांग है कि मुकेश अंबानी ने अदानी को ऑडियो नोट भेजा होगा व्हाट्सएप के ऊपर जो ट्रेस हो सकता है विथ रेफरेंस टू सम अदर लीगल एग्रीमेंट, तो जाके उसको वैलिड माना जा सकता है। ओरल एग्रीमेंट्स भी वैलिडेट करवाने के लिए कोई भी रिटर्न बेस अर्लियर होना चाहिए, उससे करेक्टेड ही ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया रॉ मटेरियल परचेस करने का, 1 साल तक आपने रॉ मटेरियल परचेस किए, और फिर सेकेंड ईयर आपको रॉ मटेरियल शॉर्टेज था, इसलिए आपने सिर्फ सप्लायर को ऑडियो नोट डाल दिया, भाई लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट चल कंटिन्यू करते, सेम ऑडियो रॉ मटेरियल मेरे को सप्लाई कर दे, सेम रेट के ऊपर, या चल 10% एक्स्ट्रा ले ले और मेरे को सप्लाई कर दे। अब नाउ दिस इज अ ओरल ऑडियो नोट विच इज इन रेफरेंस टू द लास्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच यू हैव मेड। बोलो हाँ है ना। ये चैलेंज किया जा सकता है।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बिकॉज इसका बेस पहले कोई ना कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है. Is it very clear? Then only it can be made valid. Otherwise, it cannot be entered in the court of law. Is it very clear, guys? जोर से बोलो एक बार सुनो. ये एग्जांपल समझ में आया? मैंने ओरल का क्या रेफरेंस दिया, पर इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा. Is it very clear? पर आप इसका रेफरेंस जरूर याद रखिएगा. सबको समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए. सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग. सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग. लिखना. The meaning of the contract should be very absolute. The meaning of the contract should be very absolute and not vague. The meaning of the contract should be absolute and not vague. Meaning of the contract should be absolute and not vague. लिख लिया सबने? Point number 2. And not vague. Vague पता है ना? वेग मतलब नॉन स्केलेबल, नॉन अंडरस्टैंडेबल. क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. एंड द कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स एंड द कंडीशंस और कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट shall also be, terms and conditions of such a contract shall also be clear. Shall also be clear and agreed by both the parties. And agreed by both the parties. Full stop. Next heading. उसी में नेक्स्ट हेडिंग, अगला सब हेडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस गाइस? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए. इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है क्या? नहीं. सो पॉइंट नंबर 1, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर void ab initio. Point number 1, impossible contracts are void ab initio. Are void ab initio. They cannot be enforced by court of law. They cannot be enforced by court of law. Impossible contracts are void ab initio. They cannot be enforced by court of law. Point number 2, all the terms of the contract should be capable of performance. All the terms of the contract should be capable of performance. All the terms of the contract should be capable of performance. Full stop. Next point. If any term is incapable, if any term is incapable, if any term is incapable and separable from original contract, if any term is incapable and separable from original contract, and separable from original contract, then such a term will be invalid. Then such a term will be invalid. Then such a term will be invalid. Full stop. लिख लिया सबने? गाइस बोले यस और नो? चलो, सो यहां पे हमने सेक्शन 10 छोड़ के जो भी इसेंशियल्स है वो सब इसेंशियल्स को लिख लिया है. ठीक है. अब सवाल यह है कि सेक्शन 10 में कितने इसेंशियल्स बोले हैं. ठीक है. सबसे पहला एग्रीमेंट. बोलो. इम्पॉसिबिलिटी का एग्जांपल. अच्छा ओके. सेपरेबल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे टर्म्स है जो सेपरेबल है और इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल वाले टर्म इनवैलिड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. टन्या ने कार्टिया से कॉन्ट्रैक्ट किया कि कार्टिया
मैं तुझसे ऑयल परचेस करूंगा। क्या परचेस करूंगा? ऑयल। बदले में मैं तेरे को 1 किलो सोना और एक घोड़ा दूंगा। बार्टर सिस्टम हो सकता है ना? बोलो हाँ है ना? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? मैं तुझसे ऑयल परचेस करूंगा, बदले में मैं तेरे को 1 किलो सोना और एक क्या दूंगा? घोड़ा। जब कॉन्ट्रैक्ट किया घोड़ा मर चुका था। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब घोड़ा, अच्छा सोचना लायक, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब घोड़ा क्या हो चुका था? बोले एक बार मर चुका था। अब मुझे एक बात बताओ, टू परफॉर्म दिस कंसिडरेशन इज इम्पॉसिबल, तो एक घोड़े वाला टर्म सेपरेट करके वॉइड कर दिया जाएगा, इसके जगह पे कोई दूसरा कंसिडरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। समझ में आया? इज इट वेरी क्लियर? तुमको दादा समझ में आया? कंट्रोल। आगे ये हो गया सबका, बोलो हाँ या ना? इतना भी ज्यादा नहीं समझना है, नीचे आओ थोड़ा। एग्रीमेंट देखो, अब कौन कौन सी चीज है जो सेक्शन 10 में है? सबसे पहला क्या है? बोले एक बार एग्रीमेंट। दूसरा क्या है? फ्री कंसेंट। तीसरा वाला क्या है? कंपिटेंसी ऑफ पार्टी। चौथा लॉफुल कंसिडरेशन। पांचवा लीगल ऑब्जेक्ट। और छठवा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। अब एक्चुअली ये 6 के 6 तुम्हारे 6 चैप्टर्स है। ऑल द 6 आर 6 डिफरेंट चैप्टर्स। अब इसके ऊपर में चाहिए तो तुमको लिखवा के दे सकता हूं कि नहीं एग्रीमेंट, पर रादर मुझे ऐसा लगता है एक बार सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और फ्री इसेंशियल्स को लिखेंगे तो रादर बेटर, तब अपने पास लिखने के लिए अच्छा कंटेंट भी होगा एंड आईसीआई के अपन अच्छे से जय भी कर पाएंगे। नहीं तो अभी अपन लिख लेंगे बाद में आईसीआई ने बोलने ये तो था ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो लेट्स गो विद द फ्लो कि आईसीआई क्या कहता है। We will start with the very essential of a contract, that is agreement. क्या बोले एक बार उसे? agreement. What do you mean by agreement, guys? उससे भी पहले what do you mean by types of contracts? Essentials तो chapter wise आएंगे। What do you mean by types of contracts? अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट सुने हैं कभी? कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? एक चार्ट आईसीआई ने दिया है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है? सेम अपने नोट्स में भी है, टेंशन मत लो, ठीक है? Types of contract based on 3 things. Validity, enforceability is the first one. Second is क्या बोले एक बार उसे? फॉर्मेशन के बेसिस पे। थर्ड वन काय के बेसिस पे? परफॉर्मेंस। पहला वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वैलिड। वैलिड मतलब विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि कोर्ट ऑफ लॉ में तुम केस करो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। व्हाट इज वाइड? अच्छा एक सेकंड, पहले ये शुरू करने के भी पहले बोल दूं, आप ऐसा समझ लो ये चार्ट के अंदर ना इंस्टीट्यूट ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक सिनॉप्सिस दिया है। सो प्रोबेबली ये एक्सपेक्ट मत करना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सभी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक तुम फ्री कंसेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ते तुम्हें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। उसके एडिशन में देखे तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जब तक तुम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नहीं पढ़ते ये समझ में नहीं आएगा। सो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली आ जाएंगे ध्यान में, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही अलग अलग चीजें और चैप्टर्स बोली है। ये मैं अभी सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा हूं सो दैट यू शुड नो कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस चार्ट के ऊपर हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने के बाद वापस आएंगे कि भाई इतने सारे सब हो गए क्या आपने, समझ में आए? तब आपको इसका अच्छा व्यू मिलेगा। फिलहाल वी आर जस्ट रीडिंग इट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्स नहीं कर सकते, वॉइडेबल विच इज अफेक्टेड जैसे मैंने बोला बाय फ्री कंसेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स मींस एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। नीचे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब यू कैन से इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते। अब वैसे फिर सवाल उठता है सर इलीगल और अनएनफोर्सिएबल में क्या फर्क है? इलीगल में लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, अनएनफोर्सिएबल में एग्जीक्यूशन वाइज वाइड होता है। कंसेप्ट समझ में आया? जैसे इंपॉसिबल वाले टास्क, सर्टेनिटी वाले टास्क, तो ये एग्जीक्यूशन वाइज इनवैलिड है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब टर्म्स पूरे अच्छे से बोले हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जब प्रॉपरली पूरे टर्म्स बोले नहीं है बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इसको छोड़ ही दो, बाद में आएगा। एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे Myntra, Amazon से आप कुछ परचेस करते हो। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटरी, उसमें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हमको डिटेल में देखना है। दिस इज जस्ट दैट
पहले तो मुझे मेंशन ये करना है, ये इंस्टीट्यूट ने आपको आगे का व्यू दिया है कि आगे तुमको क्या क्या पढ़ना है। इज इट वेरी कम, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा आगे जाते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान देना। नाउ इंस्टीट्यूट ने इन सबको डिफाइन करने की भी कोशिश की है कि वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, एग्जीक्यूटेड क्या है, एग्जीक्यूटरी क्या है, इलीगल क्या है, एक्सेट्रा। पर अपन एकदम बेसिक चीज से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक चीज से, ठीक है? बुक में क्वेश्चन लिखिएगा आपके, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइप शुरू करने के भी पहले लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? What do you mean by agreement and a contract? What do you mean by agreement and a contract? And what is difference between them? What is difference between them? What is difference between them? Okay, चलो। So सबसे पहले बुक के अंदर चार्ट ड्रॉ कर लो। कैसा? एक छोटा हेडिंग वाला कॉलम, फिर दो बड़े कॉलम्स, एक में एग्रीमेंट, एक में कॉन्ट्रैक्ट, और ये हेडिंग। ठीक है? पहले हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही डिफरेंस देखते हैं, बाद में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे। ठीक है? टेंशन ना लो। एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, हेडिंग। ड्रॉ किया सबने? चलिए, आर यू गाइस रेडी? सब जन रेडी है? बोलो हाँ है ना? बच्चों बोलो यस और नो। सो सबसे पहला हेडिंग डालिए मीनिंग। सबसे पहला हेडिंग मीनिंग। ओके, टेल मी द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट गाइस। एग्रीमेंट मतलब? हमने डेफिनेशन और मीनिंग देखा था, बोलो हाँ है ना? जिसमें क्या लिखा था? शुरू हो जाइए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promises forming consideration for each other is an agreement. is an क्या बोले एक बार उसे? एग्रीमेंट। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच एनफोर्सिएबल बाय लॉ। An agreement which is enforceable by law is contract. लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस और नो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्कोप। मुझे एक बात बताओ, कौन सा टर्म ज्यादा वाइड है? एग्रीमेंट ज्यादा वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट कैसे का वाइडर है? बोलो बोलो।
क्योंकि एग्रीमेंट में, सब जन ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट में लीगल इलीगल दोनों आते हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों आते हैं, एंड सोशल एंड प्राइवेट दोनों आते हैं। अरे बोलो यस और नो। पर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन से आते हैं? लीगल, पॉसिबल एंड प्राइवेट। इज इट वेरी क्लियर? सो हम यहां लिख सकते, मतलब आप सोचिए ना, एवरी लीगल एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है? एवरी लीगल एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर एग्रीमेंट ये टर्म के दो पार्ट्स है, एक पार्ट है लीगल और एक पार्ट है इलीगल, तो मैं ये बोल रहा हूं एग्रीमेंट का जो लीगल पोर्शन है वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बोलो हाँ है ना? सो प्लीज टेल मी वेदर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट वेदर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये समझना जरूरी है। तो आ जाइए स्कोप के अंदर। एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। देख लिया? क्लास में जो उड़े हुए रहते हैं ना बीच में, जिनका ध्यान नहीं रहता क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, देखो आजू बाजू में कोई कंफर्म 2 या 3 लोग कंफर्म होंगे जिन्होंने लिखा है ये। चेक करो, करो चेक, आजू बाजू 2 या 3 कंफर्म होनी चाहिए जिन्होंने ये लिखा है बिना दिमाग लगाते हुए, जो किधर तो भी उड़े हुए हैं। करो चेक, है ना? वो है ना? हाँ बराबर है ना बेटा? उधर भी है ना भाई? तो क्लास में ध्यान दिया करो, ऐसा में कभी भी बम फोड़ सकता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो चलो तुमको पता ही, इसलिए तुम बच गए, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बच गए, पर मैं बीच में ऐसा कोई भी बम फोड़ देता हूं कि जिससे समझ में आए कि कितने लोग क्लास में सिर्फ फिजिकली दिख रहे। समझ में आए? सो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट every contract is an agreement। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? जोर से बोले सर नो, फुल स्टॉप। यहां तक आइडिया क्लियर है गाइस? ये होने के बाद में एक और हेडिंग बचता है, लीगल ऑब्लिगेशन। अगला हेडिंग डालिएगा, लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हेडिंग किधर गया? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। मुझे बताओ लीगल ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होता है? सिर्फ एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से? सब जन बोलो, एग्रीमेंट से होना कंपलसरी है क्या? नहीं। तो लिखना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट may or may not create a legal obligation। एग्रीमेंट हो सकता है लीगल ऑब्लिगेशन करे या ना करे। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन बनेगा ही बनेगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सर नो। सबको समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबॉडी हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। लीगल ऑब्लिगेशन के बाद में नेक्स्ट हेडिंग आएगा नेचर, या फिर नेचर नहीं आएगा, होल्ड। ओके बराबर है, नेचर ही आएगा। ओके नेचर। मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से नेचर हो सकते हैं? अब मैं इसको किस हिसाब से डिफाइन कर रहा हूं देखना। एग्रीमेंट कैन बी पॉसिबल और इम्पॉसिबल, कॉमा लीगल और इलीगल, कॉमा सर्टन और अनसर्टन।
full stop. But contract can only be possible and legal and certain. इसी चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. लिख लिया सबने बच्चों? सबका हो गया पक्का? हाँ है ना? तो यहां पे हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देख लिया. एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है. एक टॉपअप करके ऐड कर सकते हो डिफरेंस? बोलो हाँ है ना? लिखे एग्जाम्पल. नॉर्मली अगर आप कोई एग्जाम्पल किसी चीज में ऐड करते हो दैट सिग्निफाइज कि आपको अच्छे से ज्ञान है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट का क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? टू सेल ड्रग्स, है ना? एग्रीमेंट लिख रहे हैं ना, इलीगल भी हो सकता है. क्या गलत है? अपने को तो वही तो दिखाना है कि एग्रीमेंट इलीगल भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट अपन लीगल करेंगे. एग्रीमेंट कैन बी टू सेल द ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टू सेल मेडिसिन. मेडिसिन में भी ड्रग्स रहता ना? कौन सा मेडिसिन लेता है तू? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टू सेल क्या बोले एक बार? मेडिसिन. एग्रीमेंट के वहां पे लिखना ब्रैकेट में इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना लीगल. हो गया सबका? हुई गो कहीं? सो यहां कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस हमारा होता है खत्म. अब उसके नीचे लिखिएगा एक नोट, एक नोट इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा. All the other essentials of contract, all the other essentials of the contract and agreement, all the other essentials of contract and agreement are discussed as above, are discussed as above. All the other essentials of contract or agreement are discussed as above. Full stop. Discussed as above. ऊपर हमने डिस्कस किए हैं. Full stop. The आ रहा है. The defined essentials, the defined essentials as per section number 10, the defined essentials as per section number 10, as per section number 10 are divided into number of chapters, are divided into number of chapters which we will be learning, which we will be learning henceforth, which we will be learning henceforth, which we will be learning क्या बोले एक बार? henceforth. मतलब इसके बाद में हम वो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो अब उसके बाद में आप नियरली 2 पेजेस छोड़ दीजिए. तो जो अदर इसेंशियल्स है हमारा कॉन्ट्रैक्ट टैग एक बार पूरा हो जाएगा डिफाइंड इसेंशियल्स का, तो वापस आके हम यहाँ पे लिख लेंगे. वहां पे पेंडिंग मार्क करके रखिए. कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेरे को याद दिलाना, अपन इसको लिखने वाले हैं. इज इट वेरी क्लियर? पर पढ़ के लिखा हुआ कभी भी अच्छा, रादर देन मैं ब्लंटली आपको बोलूं और आपको कुछ मालूम ही नहीं उस बारे में. इज इट वेरी क्लियर? सो नो, 2 पेजेस छोड़ के अगले पेज के ऊपर हेडिंग डालिए नए चैप्टर का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ही चैप्टर है. हेडिंग डालिएगा ऑफर. नए चैप्टर का हेडिंग डालिएगा ऑफर. पेजेस छोड़ने में कंजूसी करने का कोई टेंशन नहीं है. एक हाथ ज्यादा छूट गया, इट्स ओके. दो मतलब एकदम गिन के कि इधर इधर 4 लाइन बाकी है तो ये 4, अगला पूरा पेज, उसके नेक्स्ट पेज के 4 लाइन छोड़ के बचा हुआ खाली. ठीक है? सो अगले चैप्टर के हेडिंग डालिएगा दैट इज ऑफर. अब यहां से हमारा सीरियस कंटेंट शुरू होता है फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी तक के जितना मैंने लिखवा के दिया वो बेसिक था. प्रोबेबली इसमें से तुमको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा. ठीक है? अभी जो मैं ले रहा हूं दैट इज वेरी एसेंशियल एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर द ऑफर. मुझे बता ऑफर का सेक्शन नंबर कौन सा है? 2A. वैसे डेफिनेशन के सेक्शन याद हुए क्या कभी आपको? नो सर, यस सर, कभी नहीं हुए. याद करने. 2A किसका है? ऑफर. सब जन बोलो.
टू ए किसका है? ऑफर। टू बी किसका है? एक्सेप्टेंस, जिसको हम प्रॉमिस भी कहते हैं। टू सी किसका है? प्रॉमिस और प्रॉमिसी। बोलो ऐसा नो। टू डी किसका है? कंसिडरेशन। टू ई एग्रीमेंट। टू एफ जाने दो। टू जी इलीगल। टू एच कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ है ना? इजी है याद रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फालतू चीजें ट्राई करो तो हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बनाते वक्त तो बहुत लॉजिक लगा के बनाया नहीं होगा ना कि नहीं टू ए में ऑफर ही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है। जोर से बोलो। अब ऑफर, जब आप किसी को ऑफर देते हो आप बोलते हो ए सुन, तो टू ए सुन। आती का खंडाला। सो बोलो ए सुन। ए सुन मतलब ऑफर। जोर से बोलो, ए सुन मतलब ऑफर। और जब तुमको कोई बोले ए सुन, तुम बोलते हो बोल, तो बी फॉर बोल। बोल मतलब बोल। आर किधर ले जाके मारू मैं तुमको। सो ए सुन ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? बी बोल क्या बोले एक बार? एक्सेप्टेंस। फिर प्रॉमिस और जिसका कट गया वो सी। बोलो हाँ है ना? सो प्रॉमिस और प्रॉमिसी, ये बॉटल में उतारने वाला है और इसका कट गया, उतर गया बॉटल में, प्रॉमिसी। समझ में आ रहा है? प्रॉमिस और बॉटल में उतरना पता है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे नॉर्मली जब आप सामने वाले को कोई स्कीम देते हो, कोई एग्रीमेंट में उतारना चाहते हो, तो बोलते हैं ना बॉटल में उतार इसको। मेरे को बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा है क्या कि मैं किसी अलग प्लेनेट पे रहता हूं और तुम किसी अलग प्लेनेट पे रहते हो? ये बहुत नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है, बॉटल में उतारना। नहीं पता तो विजय सर को पूछो, वो तुम्हारे साथ जो करते हैं उसको बॉटल में उतारना ही कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो प्रॉमिस और प्रॉमिसी, क्लियर है कंसेप्ट सबको? फिर ये एकदम मस्त टेक्निक है, हाँ एकदम 100% वर्क करेगा। बोलो कौन सी दर्शन? डी फॉर दर्शन। सो कौन सी दर्शन? कौन सी दर्शन? ई फॉर एग्रीमेंट। ई फॉर एग्रीमेंट। ठीक है। जी फॉर इलीगल। जी फॉर इलीगल। एच फॉर हा कॉन्ट्रैक्ट। हा कॉन्ट्रैक्ट मराठी में बोलते ना हा, सो हा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ए सुन मतलब ऑफर, बी बोल मतलब एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और जिसका कट गया प्रॉमिसी, फिर डी कंसी दर्शन, ई एग्रीमेंट, एफ जाने दो, जी इलीगल, एच हा कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर? इजी टू रिमेंबर? मेरे को मालूम है कुछ लोगों को एकदम फालतू चीज लगी होगी है। अगर आपको एकदम फालतू लगी मत यूज करो, मत कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाई, ऐसे कंपल्सन थोड़ी है। वैसे याद रह रहा बहुत अच्छी बात है, पर ये उनके लिए जिनके लिए वर्क नहीं किया। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। आगे नेक्स्ट वाला। नाउ आज हम देखने वाले हैं ऑफर। आज हम देखने वाले क्या बोले एक बाजू से? ऑफर। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। एंड ऑफर का मतलब हम ऑलरेडी 2 सबसेक्शन ए में देख चुके हैं। व्हेन अ प्रपोजर और द प्रॉमिसर इज क्या करता है? express his opinion to do something or abstain from doing something with expectation of a other person to give an assent for such an act or the abstain is called as क्या बोले एक बाजू से? ऑफर। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो सुनो। अब डेफिनेशन तो हमने इसके पहले देख लिया है, अभी हमको देखने हैं ऑफर के रूल्स। अभी हमको ऑफर के क्या देखने हैं? रूल्स। तो नीचे हेडिंग डालिएगा रूल्स ऑफ द ऑफर।
Rules of the offer. Rules of the offer. Point number 1, person making the offer. Point number 1, person making the offer. Person making the offer is called as, person making the offer is called as promissor or the offerer. Person making the offer is called as promissor or the offerer. And the one accepting, and the one accepting, and the one accepting is promisee or the offeree. And the one accepting is promisee or the offeree. Promisee और the क्या बोले एक बार, offeree. लिख लिया सबने, full stop. Point number 2, the person making the offer, the person making the offer should explain his willingness. The person making the offer should explain his willingness to do or not to do something. Express his willingness to do or not to do something. Express his willingness to do or not to do something. Point number 3, not to do something. Point number 3, the willingness should be shown. Point number 3, the willingness should be shown with the intention, the willingness should be shown with the intention of obtaining, the willingness should be shown with the intention of obtaining assent, with the intention of obtaining assent of another person. Assent of another person, ASSCNT, assent of another person. assent मतलब हामी. जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कार्ट्या, कार्ट्या ने नॉर्मली, कार्ट्या को हो गया प्यार, कार्ट्या को क्या हो गया, तने ऐसे नहीं रहना लायक. सो कार्ट्या को हो गया प्यार जस्मीन से. किससे हो गया बोले एक बार, जस्मीन से. अब कार्ट्या जस्मीन को करना चाहता है प्रपोज, मतलब देना चाहता है ऑफर. मुझे एक बात बताओ, जब नॉर्मली कार्ट्या जस्मीन को प्रपोज करेगा, ऑफर देगा, तो ही विल से यस आई लव यू, ऐसा बोलेगा. मैंने क्या फ्रेंच में बोला, ये चाइनीज में. सो कार्ट्या बोलेगा आई लव यू, बोले एक्सेंट मैटर्स क्या. कितनी प्रैक्टिस की है तूने. मैं लॉ पढ़ा रहा है, एक्सेंट से फर्क नहीं पड़ता. ऑफर शुड बी क्लियर. सो कार्ट्या सेइंग टू जस्मिन इज क्या बोले एक बार, आई लव यू. इसके बाद में कार्ट्या वेट कर रहा है सामने वाला हाँ बोले. कभी ऐसा होता है कि कार्ट्या बैठा बोले आई लव यू, हाँ बोलना है तो हाँ बोल, नहीं तो जा गड्ढे में. When he says I love you, नहीं तो जा गड्ढे में, is he waiting for the assent? Is he waiting for the assent? नहीं, इसे ऑफर नहीं कहा जा सकता. नहीं तो यहां पे ऐसे जाते जाते हाँ आई लव यू इसको बोल दिया, फिर उसको बोल दिया, किसी से असेंट ही नहीं चाहिए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. सो व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ असेंट, एक बार सब जन बोलो क्या बोलना है, व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ असेंट, कि सामने वाले के हामी के लिए रुक ही नहीं रहे आप, या सामने वाले का कोई भी ओपिनियन हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे सिचुएशन में इट्स नॉट अ ऑफर. इज इट वेरी क्लियर. तो असेंट इज एसेंशियल, द एक्सपेक्टेशन ऑफ असेंट मेक्स इट ऑफर. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार सुनो, सबको समझ में आ रहा है पक्का. नेक्स्ट पॉइंट,
द ऑफर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. द ऑफर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. The offer can be positive or negative. That is doing or abstain from doing something. That is doing or abstain from doing something. Is it very clear guys? सबको समझ में आ रहा है? सबको हाँ है ना? अच्छा, तो ये हो गया रूल्स ऑफ ऑफर, लिखा सबने. नाउ अगला हेडिंग, काइंड्स ऑफ ऑफर. ऑफर के काइंड सुने हैं? काइंड्स ऑफ ऑफर. ओके, जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. ऑफर के काइंड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. पहला, किस प्रकार से ऑफर दिया गया है, और दूसरा, किसको दिया गया है. ठीक है, किस प्रकार से दिया है और किसको दिया गया है. सबसे पहला ऑफर उन्होंने बोला है एक्सप्रेस्ड ऑफर. व्हाट इज एक्सप्रेस्ड ऑफर? बोल के ऑफर दिया गया. यू सेड एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल, तुम कार परचेस करने गए. नॉर्मली आजकल ये बहुत चलता है, कार आने के पहले प्री बुकिंग शुरू हो जाता है. अब मुझे बताओ, कार का जब प्री बुकिंग शुरू होता है तो उन्हें कार दिखी क्या रे? वो मैन्युफैक्चर भी नहीं हुई अब तक. उसके सिर्फ फीचर्स और मॉडल 3D में सामने आ जाते हैं. कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख लेते हो, फीचर्स मॉडल दोनों पढ़ लेते हो, आप कार का प्री बुकिंग डाल देते हो. दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग कि जिस दिन ये कार आएगी मैं खरीदूंगा. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड ऑफर. दिस कैन बी कॉल्ड एज, केवल एक बार, एक्सप्रेस ऑफर. और आपने कई बार देखना, आप जब कार बुकिंग करते हो ना, तो कंपनी के पास राइट होता है कि आपने किया हुआ बुकिंग कंपनी डिनाई कर दे, कंपनी रिजेक्ट कर दे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वैलिड लाइसेंस नंबर नहीं है, या कार बुकिंग के लिए लगने वाले सभी फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी आपका बुकिंग कैंसिल कर सकती है. मतलब आपने दिया हुआ ऑफर वो खारिज कर सकते हैं. कार बुकिंग आप जब कर रहे हो तो ऑफर आप दे रहे हो, कंपनी कार बुकिंग को कंफर्म करके आपको एक्सेप्टेंस दे रही है. दिस इज एक्सप्रेस्ड वन, कि भैया पूरे टर्म्स पढ़े, कार बुक किया, बाद में कार मिला. दिस इज एक्सप्रेस्ड वन. ये कौन सा है बोले एक बार? एक्सप्रेस्ड. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो. एक्सप्रेस का एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स. खास करके प्रॉपर्टी के जितने भी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सबकी एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड बनती है. आपने प्रॉपर्टी के कागजात की कभी अगर डीड देखी ना, 40 से 50 पेज की एक डीड होती है, जिसके अंदर हर चीज लिखी होती है. क्योंकि प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स ही बहुत रिस्की होते हैं और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी होती है. एंड दैट इज व्हाई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्युटली एक्सप्रेस. एब्सोल्युटली मतलब हर छोटी छोटी चीज, मतलब यहां तक लिखा होता है कि अगर मुझे ये हॉल बेचना है तो ये हॉल कितना कारपेट एरिया का है, कितने बाय कितने का है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, कितने खिड़की कितने दरवाजे हैं, इसमें कितने पार्किंग है, कितने पिलर्स है, कितने बीम्स है, ये सब प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा एक्सप्रेस चीज फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है. इससे ज्यादा एक्सप्रेस चीज फाइंड आउट करना मुश्किल है. फिर भी लोग फ्रॉड करते. पता है, पूना में केस हुआ है, एक बंदे ने एक फ्लैट 63 लोगों को बेच दिया. हाँ, और सबसे एडवांस 10-10, 20-20 लाख का अमाउंट लिया. 63 लोगों को एक फ्लैट बेचा, पैसा लेके भाग गया देश के बाहर. कैन यू जस्ट इमेजिन? मतलब अगर उसने 60-70 लाख का फ्लैट के ऊपर 10-10, 20-20 लाख अगर सबसे डाउन पेमेंट या टोकन मनी ले लिया होगा, 60 लोगों को भी फ्लैट बेच दिया होगा, 6-7 करोड़ जमा हो गया, देश छोड़ के भाग गया. सर कैसे किया बताओ ना, ट्राई करना है. अब इसमें पता है दिक्कत क्या होती है, कि सामने वाले लोग जो टोकन देते हैं ना, वो रजिस्ट्री में चेक नहीं करते. नॉर्मली जब भी आप प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करो ना, तो आपने ट्राई करना चाहिए कि रजिस्ट्री के अंदर ये चीज लिखी हुई है क्या. एक फ्लैट 63 लोगों को बेचना मतलब मजाक की बात नहीं. यू कैन गूगल द केस, ये हुआ है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और देश के बाहर जाने के बाद तो यू नो, लॉ ऑफ लैंड, बजरंगी भाईजान खत्म. ठीक है, बॉर्डर के बाहर जाता नहीं तो आप उसको खींच के इंडिया में ला भी नहीं सकते. पैसा डूबा सो डूबा, बात खत्म. इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो. मतलब देखो, इतना एक्सप्रेस एग्रीमेंट होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट का इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज एक्सप्रेस्ड. सेकंड इज इंप्लाइड. व्हाट इज इंप्लाइड?
व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? एग्जाम्पल, जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस करना होता है। अरे एग्जिट किधर ही ले जाने लायक नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग पीएमटी से आते हैं प्रेस्टीज पॉइंट तक? अब जितने लोग लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम बस स्टैंड पे खड़े हो, सामने पीएमटी आई, कंडक्टर नीचे उतरा, अरे सर 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, आइए बैठिए, स्टैम्प पेपर के साइन कीजिए। क्या साइन करना है? मुझे प्रेस्टीज पॉइंट से लेके उंदरी तक जाना है। तो क्या आप पीएमटी में बैठने के पहले कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई एग्रीमेंट साइन करते हो? फिर भी वो तुमको लेके जाता है और छोड़ देता है जगह पे, बदले में तुम टिकट लेते हो, कई बार तो लेते भी नहीं हो। अरे बोलो हाँ या ना? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बस में बैठे हो मतलब टिकट निकालना पड़ेगा। कोई आके तुमको ऑफर नहीं देने वाला कि सर प्लीज आइए बस में बैठ के देखिए। सिंपल इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? होटल में खाना खाए हो? अरे हाँ या ना? होटल में खाना खाए तो एक तो बिल देना पड़ता, नहीं तो बर्तन घसना पड़ता। बोलो हाँ या ना? तुमने होटल में जाके खाना मंगवाया, मस्त, अभी मैंगो सीजन चल रहा है, ये ऐसी आवाजें मैंगो के लिए थी ना? बेकार बेकार आवाज निकाल रहे जीवन में। कौन सा सीजन चल रहा है बोले एक बार? मैंगो वाला। अभी तुमने मस्त होटल में गए, एक थाली बुलाई, मैंगो थाली, रसपुरी, क्या बुलाया? रसपुरी, खा पी लिया। उसके बाद में वो बिल लेके आया, सर बिल, और तुम बोल रहे हो एग्रीमेंट किधर है? क्या किधर है? एग्रीमेंट बता तो ही पे करूंगा, तूने मेरे से साइन नहीं करवा के लिया था। दूसरे सेकंड तुम समझ गए, पहले जाओगे, ठीक है, बर्तन घसने पड़ेंगे। बोले सर नो, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। होटल में खाना खाया, इंप्लाइड चीज है, बिल देना पड़ेगा। कोई तुमसे एग्रीमेंट साइन नहीं करवाता कि बिल, खाना खाया है अब बिल दे भाई, या पहले स्टैम्प पेपर पे साइन कर। सो ये चीजें इंप्लाइड होती है। ये चीजें क्या होती है बोले, बाद उसे इंप्लाइड मानी जाती है कि भाई साहब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इसी तरीके से करना है। देन देयर आर जनरल ऑफर्स। व्हाट इज जनरल ऑफर? जो सबके लिए ओपन है, जनरल है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सेंट्रो में 30% ऑफ समर सेल चल रहा है। सेंट्रो में 30% ऑफ कौन सा सेल चल रहा है? समर। अब इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है क्या कि नहीं एजुकेटेड लोग आएंगे, अनएजुकेटेड नहीं आएंगे, नहीं सिर्फ लड़कियां ही चलेगी, लड़कों के लिए बाद में सेल ओपन होगा? ऑफ कोर्स नॉट, एनीवन कैन कम, कंप्लाई द कंडीशंस, परचेज जितना करना है करो, आप सेल के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज कौन सा ऑफर? जनरल। व्हाट इज स्पेशल ऑफर? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया है। नॉर्मली देखो, आप जब शॉपिंग मॉल या शोरूम्स में शॉपिंग करते हो तो आपकी बर्थ डेट पूछ लेते हैं। बोलो हाँ है ना? बर्थ डेट पूछते हैं ना? और नॉर्मली तुमने तुम्हारे बर्थ डेट अगर शोरूम या शॉपिंग मॉल में दिए हैं, खास करके कौन से स्टोर्स, आई विल टेल यू, यू गो फॉर ब्लैकबेरी, लुई फिलिप, एलन सोली, अलान सोली, यस और नो, H&M, झारा, ठीक है। सो ये लोग ना खास करके तुम्हारा जब बर्थडे होता है उस मंथ में तुमको मैसेज भेजते हैं, फॉर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे वी आर गिविंग 20% ऑफ। तुमको ऐसा लगता है मेरा बर्थडे मेरे को दिया, उसने दिया सबको है, तुमको फील आ रहा है सिर्फ तुमको दिया। अरे मां शक्ति। तो ऐसे ऑफर को कौन सी ऑफर कहा जाता है? स्पेशल, जो सिर्फ बर्थडे के दिन तुम्हारे लिए अनलॉक हो रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब? क्या जिंदगी है नीचे। सो दिस इज कौन सा ऑफर बोले एक बार? स्पेशल। अब इसके ऊपर भी देखो, मैंने 4 बोले, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, जनरल, स्पेशल। पर इसके ऊपर भी ऑफर के क्लासिफिकेशन कुछ और पार्ट में होते हैं। देखो, जनरल, स्पेशल,
काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग, मतलब 3 उन्होंने एडिशनल बोले हैं, काउंटर, क्रॉस एंड कौन सा बोले एक बार, स्टैंडिंग। तो टोटल 5 अगर आप देखोगे, और ऊपर के एक्सप्रेस और इंप्लॉयड 2, मतलब टोटल ऑफर के टाइप से 7। फाउंडेशन के बच्चों को नॉर्मली पता ही नहीं होता कि ऑफर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 डिफरेंट पोर्शंस। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इतना क्लियर नहीं दिया है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने क्या करना चाहिए था, 1 सिंगल चार्ट जिसके अंदर 7 ऑफर बोल दिए, पर पहले एज हाउ मेड, टू होम मेड, और उसके बाद में सारा काय को एक बार लिखो, 7 ऑफर दे दो, बात खत्म। ये लिखते वक्त ही ऑफर ठीक से नहीं दे रहे, हमको घंटा समझ में आएगा? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बट स्टिल 7 ऑफर्स है, इसको आपने याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। अब हम बात करते हैं काउंटर ऑफर की। देखो जनरल स्पेशल हो गया है, विल गो फॉर अ काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? 5:30 बज गए क्या? वही मैं सोचूं कि कुछ लोगों के चेहरे पे एकदम से ऐसे खतरनाक हाव भाव कहां से आ गए। जैसे ही मैंने बोला ना लेट्स सी काउंटर ऑफर, लायक लोग सुन लो थोड़ा, 2 मिनट के लिए हो जाएगा खत्म। ऐसा तो कर लेते ना, थोड़ा लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। किसी का कोई अपॉइंटमेंट है अर्जेंटली एकदम? तुम्हारी शक्लें देख के तो लग नहीं रहा मेरे को। लेट्स गो काउंटर ऑफर। यस तो ऐसे बोले जोर से, लेट्स गो स्टार्ट करे, बोलो हाँ ना। काउंटर ऑफर कौन सा वाला? व्हाट इज काउंटर ऑफर? हाँ, शार्क टैंक में जो ऑफर दिए जाते हैं दैट इज काउंटर ऑफर। पर वो शार्क टैंक वाले इतने करोड़ों की बातें नहीं करनी, अपनी लोकल वाली करते थोड़ी सी। तुम कभी अगर जाओगे जिंदगी में लक्ष्मी रोड, और कभी अगर अपनी मम्मी को लेके जाओगे, काउंटर ऑफर मास्टर इज मदर। कभी मम्मी को सब्जी मंडी लेके जाना, खुद की जिंदगी पूरी एम्बेरेस करनी है। तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहुत शान और शौकत है और अभी तक के बेइज्जती बिना कुछ किए हुई नहीं है, मम्मी को सब्जी मंडी लेके जाना। मैं बचपन में लेके गया था मम्मी को सब्जी मंडी। बचपन मतलब मैं 9वीं 10वीं में होऊंगा, और जब थोड़ी सी इज्जत बनना शुरू हो रही थी अपनी, मम्मी ने बनने के पहले ही खत्म कर दी। मम्मी को सब्जी मंडी लेके गया मैं, थोड़ा सा बाइक वाइक चलाने लग गया था घर के, तो मम्मी को लेके गया, सब्जी मंडी पे उतरा। हम वहां खड़े सब्जी वाले के पास, मम्मी बोले देख तेरे को बता दी कैसे सब्जियां लेनी है। मैं बोला हाँ बताओ बताओ। तो मम्मी ने पूछा कितने की गोभी। अब उस समय के हिसाब से प्राइस बहुत अलग था, अभी के हिसाब से बोल रहा हूं। भाई ने बोला मैडम 150 रुपए किलो। लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ना, लाइक अभी उसको कंपेयर कर, मैं सब्जी क्या ढूंढे बैठू कि 150 है कि 200 है करके। सुनो 150 ही आज, लेट्स गो। हाँ, सो मम्मी ने पूछा सब्जी कैसे दी, गोभी कैसे दी? वो बोलता है 150 रुपए किलो। मम्मी ने क्या बोलने का उसको, 30 रुपए दूंगी। नाउ ये जब उसने 30 रुपए बोला ना, मैं 2 कदम डायगोनली पीछे चला। पीछे ऐसे पीछे नहीं, ऐसे भी नहीं, डायगोनली पीछे, मैक्सिमम डिस्टेंस इन 2 स्टेप्स। और मैंने ऐसा दिखाया मैं जानता ही नहीं। तुमको ऐसा हो जाता कि देख ये भाव में सब्जी तो मिलने वाली है ही नहीं, ऊपर से वो बंदे ने अगर मेरे चेहरे में देख लिया तो मेरे चेहरे पे भिखारी लिखा हुआ दिखेगा उसको। और मम्मी से इस बात के ऊपर तुम बहस कर नहीं सकते। मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी 150 का तुम 30 बोल रहे हो। मम्मी सोचो जरा, वही कान के नीचे बजी तो भिखारी के साथ लाचारी भी दिखेगी। अरे बोलो ना, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल एस्केप द सिचुएशन, 2 कदम पीछे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो इन सच अ सिचुएशन अगर आप देखो तो मम्मी ने उसको एग्जैक्टली क्या बोला, 150 रुपए का 30 रुपए, दिस इज नथिंग बट काउंटर ऑफर, दिस इज नथिंग बट काउंटर। फिर वो अदर काउंटर ऑफर देता है कि नहीं ना मैडम, सब्जी देखो कितनी ताजी है, 100 रुपए। मम्मी बोलती अरे इतनी ताजी, 35 रुपए। वो 50-50 से कमा रहा है, मम्मी 5-5 से बढ़ रही है। ठीक है? सो दिस व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? दिस इज अ काउंटर ऑफर। दिस इज अ कौन सा ऑफर? बोले एक बार उसे काउंटर ऑफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट? सेकंड इज अ क्रॉस ऑफर। सेकंड इज क्या? बोले एक बार क्रॉस ऑफर। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? लेट्स से इसके लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं अगर बोलूं चलो आने वाले संडे को ट्रिप जाते, किधर जाना बोलो?
थोड़ा सा कवरेज एरिया वाले, रशिया। मैप पे भी देखा क्या रे कभी? अगर अब जैसे अपने को यही चाहिए था, कहा कश्मीर, हाँ कश्मीर सर, हाँ ठीक है, जाने का नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। नेपाल, अच्छा बादल बरसा बिजली, बहुत बढ़िया। कैसे होनहार लोग, क्या उच्च विचार रखते हैं। थाईलैंड, बहुत बढ़िया। सुनो अब अच्छे से, ये जो किया ना तुमने, इसी को क्रॉस ऑफर बोलते हैं। बिना किसी की ऑफर सुने खुद ही की ऑफर पेल देना। मैंने पूछा ट्रिप किधर? गोवा, रशिया, नेपाल, थाईलैंड। अच्छा, इससे आउटपुट में कुछ बाहर नहीं आ रहा, सब अपने मन के तार बुन रहे हैं। ठीक है, when a 2 or 3 different offers are given for the same object at the same time without any intention of performing any one of them is a cross offer. Is a कौन सा ऑफर? क्रॉस। काउंटर ऑफर कैन लीड टू एग्रीमेंट बट क्रॉस ऑफर नेवर लीड टू एग्रीमेंट। क्लियर है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो। कुछ कुछ लोग धीरे धीरे एक एक पेन, एक एक बुक बैग में डालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 10 मिनट से, कि एक पेन लिया, फिर एक बुक बंद किया, कृपया वो रुक जाए। समझ में आ रहा है सबको? वो तो 3 बार उठ चुका जिंदगी के अंदर, वो 3 बार उठ के सिर्फ पैंट टाइट कर रहा है। कैसी जिंदगी है यार। सो क्रॉस ऑफर मतलब एट द सेम टाइम एक ही चीज के लिए 2-4 लोगों ने दी हुई, क्या बोले एक बार, ऑफर। जैसे मैं बोला ट्रिप गोवा, रशिया, कश्मीर, ये वो। अब ये सब सिर्फ ऑफर आ रहे हैं, इसमें किधर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। सो ऑल दीज ऑफर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर एंड नथिंग इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू एनीथिंग। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सबसे आखिरी स्टैंडिंग ऑफर, ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड है, ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मानसून सेल वैलिड फॉर 10 डेज। ठीक है, मानसून सेल वैलिड फॉर केवल एक बार 10 डे, तो 10 दिन तक के इस ऑफर को क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग। जोर से बोलो, क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग। क्लियर है कंसेप्ट? मेरे को मालूम है क्यों हंस रहे, ध्यान दो। खड़ी ऑफर नहीं कह सकते इसको। सो कौन सी ऑफर बोले एक बार? स्टैंड, की ऑफर जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। तो मुझे बताओ ऑफर के टाइप्स कितने बोले एक बार? 7। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंड। इज इट वेरी क्लियर? ठीक, आने के बाद अपन लिखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।